नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो इंडिया गेट में यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहीं से आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर आज हम बताएंगे। तो आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर एक बार फिर से हम दोनों आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको हर खबर से अपडेट करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। रूस के कजान शहर में आज से 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद यूक्रेन रूस में जो जारी वॉर है इतने वक्त से, उसके खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी या फिर नहीं, इसको लेकर के अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस के कजान शहर में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर ब्रिक्स समिट में शिरकत कर रहे हैं। इस साल पीएम मोदी का ये दूसरा रूस दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी जुलाई में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस गए थे। ऐसे में ये दिखाता है कि ब्रिक्स को भारत कितनी अहमियत देता है। वहीं इस सम्मेलन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी पर टिकी है। यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए शांति कूटनीति का ये पहला दौरा है। दुनिया को उम्मीद है कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से लंबे समय से जारी रूस यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है। जंग को लेकर खुद पुतिन पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा, with the colleagues. Same refers to our friends. In particular, I mean the Prime Minister Modi. While talking with His Excellency over the phone, each time he raises this matter and expresses his considerations, and we are grateful to him for that. यूक्रेन भी जानता है कि इस जंग को रोकने में पीएम मोदी अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, इसलिए यूक्रेन की निगाहें भी ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भाग ले रहे हैं। हालांकि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन रूस में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच संभावित बैठक से पहले अच्छी खबर आ रही है। एलएसी को लेकर भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. अप्रैल-मई 2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। एलएसी पर सीमा विवाद को लेकर समझौता, डेमचौक और देपसांग में पेट्रोलिंग को लेकर सुलह, दोनों देशों के सैनिक पुरानी जगह पर लौटेंगे, दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने के लिए राजी, बफर जोन में भी गश्त का रास्ता साफ, कई हफ्तों की चर्चा के बाद सहमति, मई 2020 के पहले की स्थिति पर सहमति। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन और भारत के लिए वाकई ये अच्छी खबर है। इसके बावजूद चीन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन की चालाकी से भारत को सावधान रहने की जरूरत है। ब्रिक्स सम्मेलन पर पाकिस्तान की भी नजर है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान खूब जोर लगा रहा है। रूस के कजान शहर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में संगठन का विस्तार किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्मेलन से पहले 34 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, कुवैत का आवेदन, म्यांमार, फिलिस्तीन, बहरीन, बांग्लादेश का आवेदन, श्रीलंका, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी शामिल। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा ब्रिक्स की अहमियत कितनी ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन में जिन 10 देशों को ब्रिक्स में भागीदार बनाया जाएगा, उनके पास स्थायी सदस्य जैसे अधिकार नहीं होंगे, लेकिन अगले शिखर सम्मेलन तक उन्हें अस्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। एसपीआई
अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहराइच दंगा करवाया, ये कहा। तो उसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए अपराधी, माफिया और गुंडों के अखिलेश यादव को सरकार बता दिया। और देखिए, बहराइच में प्रशासन के सख्त एक्शन से हिंसा की आग तो बुझ गई, लेकिन अभी इस पर जो जारी सियासत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको दिखाते हैं अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है। बहराइच में हिंसा की जो आग धधकी थी उसकी लौ तो जल्द ही शांत हो गई, लेकिन बहराइच पर पॉलिटिक्स जारी है और कुछ लोग उस राख में आग की लौ ढूंढकर उसे जिंदा करने की साजिश रच रहे हैं। बहराइच में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र पर काला धब्बा था, जहां किसी खास संप्रदाय के लोगों ने राम गोपाल नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद बहराइच में जमकर बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। बहराइच हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बहराइच वायलेंस पे आपने कहा कि बीजेपी ने वहाँ पे दंगे कराए। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी का ही ऐसा फितरत है, समाजवादी पार्टी हर चीज में ऐसे वायलेंस ढूंढती है। देखिए, हम और आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपका कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। जो घटना हुई, जो घटना में शामिल थे या जिस तरह के बीजेपी माहौल बना रही है, पूरा प्रदेश जानता है, इनफैक्ट पूरा देश जानता है, क्योंकि चुनाव था इसलिए दंगा कराया गया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आखिरकार पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था? जीरो टॉलरेंस हम किसको माने? जीरो टॉलरेंस में प्रशासन क्या कर रहा था? और फिर अगर उनकी गलती नहीं थी तो आपने चौकी इंचार्ज को क्यों हटाया? सीओ पे कार्रवाई क्यों की आपने? आपने पीड़ित परिवार की मदद का आश्वासन क्यों दिया? इसका मतलब गलती आपकी थी ना, आप अपनी गलती से भाग नहीं सकते हैं। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को गुंडों के सरदार तक कह दिया। श्री अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका, गुंडे, अपराधी, माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का हाथ होता है। बहराइच हिंसा को लेकर जहां एसपी और बीजेपी एक दूसरे पर अटैक कर रही है, इसी बीच बहराइच हिंसा के बाद मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सुरेश्वर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के नेता ने अपने कुछ समर्थकों के साथ उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की और फायरिंग भी की। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने जिन 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, उनमें नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव का भी नाम शामिल है। विधायक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी की। अब ये देखना अहम होगा कि योगी सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है महाविकास अघाड़ी को लेकर, वो आपको बताते हैं। आज 3 बजे महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय करने के लिए एक बड़ी बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में 96 सीटों पर कांग्रेस का दावा, आज आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। समाजवादी पार्टी को मिल सकती है 4 सीटें। महाराष्ट्र चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के महाविकास अघाड़ी में घमासान मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 3 बजे महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होने वाली है। सीट शेयरिंग को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन विदर्भ को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट में तनातनी मची हुई है। दोनों गुट आमने सामने हैं। वहीं संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर हुई बातचीत की अटकलों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये खबर फैलाई है वो बीजेपी के सुपारीबाज हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर गलता गेट थाने का घेराव किया जा रहा है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ हल्ला बोल वहां पर जारी है मुस्लिम समुदाय का। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देर रात घेराव किया है। विधायक पर दरअसल अपशब्द कहने का
का आरोप लगाया है मुस्लिम समुदाय ने और कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में रिपोर्ट भी दी गई है। बड़ी खबर, जयपुर के गलता गेट थाने का घेराव किया गया। विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ अपशब्द कहने को लेकर के मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर के लिए रवाना हो चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब रवाना हो रहे थे ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए और आज रूस के कजान शहर वो पहुंचेंगे, जहां कजान में 28 देशों के नेताओं के जुटने की उम्मीद है और इस टेबल पर चीन, ईरान और फिलिस्तीन के अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान भी होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस बात पर टिकी हुई है कि रूस में पीएम मोदी की किन देशों के प्रमुख के साथ बायलैटरल टॉक्स होती है, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होती है। और प्रधानमंत्री के रवाना होने की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर भीषण अग्निकांड का कहर देखने को मिला है। दरअसल एक केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें आग लग गई और केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से काला धुआं ही धुआं हर तरफ देखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह फिलहाल बताई जा रही है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आसपास के इलाकों में इस आगजनी के बाद कोहराम मचा हुआ नजर आया। तो केमिकल फैक्ट्री ये बताई जा रही है जिसमें भयानक आग लगी है। यूपी के फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से आसपास के इलाकों में कोहराम मच गया। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। मंजर खौफनाक है। आग से चारों तरफ सनसनी का माहौल है। पानी की बौछार हो रही है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। वो तो घरवाली को मारना, वो तो घरवाली पे उस पे। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। आसमान लाल हो रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। विकराल आग की ये खौफनाक तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद से सामने आई है, जहां रामगढ़ थाने के असमत नगर में राजू केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए पूरे जिले की दमकल की गाड़ियां लग गई। फिर भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ फायर ब्रिगेड की टीम आग पर पानी की बौछार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आग और भी खतरनाक होती जा रही थी। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, लेकिन अभी भी इसकी जांच की जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम के मुताबिक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बीच सड़क जारेजा पर हसनैन की अंकिता से शादी के आवेदन के बाद बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने बवाल किया है और बताया जा रहा है कि पहले सिरोहा बाजार में जमकर नारेबाजी की गई और आज बाजार बंद का भी आह्वान किया गया है। बीच सड़क पर लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बंद का आह्वान किया जा रहा है। कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है तो कोई भारत माता की जय का। जबरदस्त नारेबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां हसनैन नाम के एक शख्स पर अंकिता नाम की लड़की के साथ शादी के आवेदन पर बवाल मच गया। जबलपुर के सिहोरा में जब ये बात हिंदू संगठनों को पता चली तो हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि अंकिता अपने घर से 5 अक्टूबर को ऑफिस के लिए निकली और वापस घर नहीं आई, जिसके बाद अब जब शादी का आवेदन सामने आया तो बवाल मच गया। मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता बीच सड़क पर आ गए और हंगामा करते हुए हसनैन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। कोई लव जिहाद मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहा था तो कोई जय श्री राम कर रहा था। हिंदूवादी संगठन के लोग पहले बाइक रैली के जरिए सिहोरा बंद का आह्वान करते दिखे, फिर थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंप अंकिता को ढूंढकर परिजनों के हवाले करने की मांग की। आगे और लड़ाई करेंगे, कलेक्टेड भी जाएंगे, वहाँ भी घेराव करेंगे, मरना कटना पड़ेगा वो भी करेंगे, और काटना पड़ा तो वो भी करेंगे। हिंदूवादी नेताओं ने सिहोरा के लोगों से बाजार बंद करने की अपील की है। वहीं अंकिता के परिजनों का आरोप है कि प्रशासन मामले को लेकर ढीला रवैया दिखा रहा है।
हमको लग रहा है हम 4 दिन से यहाँ पर हैं, ना कोई सुनवाई हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। हमें ये लग रहा है कि ना लड़की हमारे सामने आ रही है। हमें लग रहा है या तो उनके द्वारा हमारी गुड़िया, हमारी जो बहन है उसको मार दिया गया है। आज तक वो सामने नहीं 4 दिन। अंकिता के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस हसनैन के घर पर छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन उस दौरान दोनों घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं हसनैन के परिजनों ने आधे घंटे में दोनों को पेश करने की बात कह पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल लड़की के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं अब हिंदूवादी संगठनों ने आज बाजार बंद करने की अपील के साथ मामले को कलेक्ट्रेट तक ले जाने की बात की है। अब एक बहुत ही हैरान और डराने वाली तस्वीर आपको यूपी के नोएडा से दिखा